Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with next very important subsection, that is about blood vessels. Let's have a look at the big picture. In this subsection, first of all, we'll talk about the comparison of different blood vessels, that is arteries, veins and the capillaries. Secondly, we'll generate certain high yield points about blood pressure, and last of all we'll discuss the rate of blood flow in the blood vessels. So first let's start off our discussion with the comparison, and अपनी discussion का आगाज मैं कुछ questions से करूँगा just to test your understanding regarding these blood vessels at this stage. So I have got few options for you. A option is arteries, B option is capillaries, C option is veins, D option is arteries and capillaries, and E option is veins and capillaries. इन ऑप्शंस के लिए पहली स्टेटमेंट है which of the following blood vessels have highest content of elastic tissue. इलास्टिक टिश्यू किन वेसल्स में सबसे ज्यादा है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी arteries. Another statement, which of the following blood vessels have highest content of smooth muscles? तो पहले इलास्टिक टिश्यू का पूछा, अब स्मूथ मसल्स की बात हो रही है, and again the best response to this question would be alpha, that is arteries. And another statement, valves are absent in. तो बेसिकली जो वेल्व्स हैं ये, अब ये कह लें कि आर्टरीज के अंदर वेल्व्स नहीं होते, कैपिलरीज में भी वेल्व्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वेन्स में वेल्व्स होते हैं. सो बेस्ट रिस्पांस हमारा होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया वेल्व्स आर एब्सेंट इन, सो बेस्ट रिस्पांस होना चाहिए डेल्टा आर्टरीज एंड द कैपिलरीज. एंड लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट है पल्स इज एब्सेंट इन. तो जो आर्टरीज हैं बेसिकली हाई कंटेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू की वजह से ये पल्सेटाइल होती हैं, इसको हम आगे चल के डिटेल से भी डिस्कस करेंगे. जबकि कैपिलरीज और वेन्स ये दोनों पल्सेटाइल नहीं होती. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी वेन्स एंड कैपिलरीज, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि पल्स किन वेसल्स के अंदर एब्सेंट है. ऑफ कोर्स अगर आपसे ये पूछा जाता कि पल्स किन वेसल्स में प्रेजेंट है, फिर आप इसका आंसर आर्टरीज ही करते. So best response is E to this question. Now let's discuss the table of comparison of blood vessels. Let me orient you towards this table. इसमें extreme left column में हमारे पास features है, then we have got the sub features, and then we have got the arteries, veins and the capillaries. First of all, let's talk about their introduction. Arteries basically क्या है? Arteries ये वो blood vessels हैं which carry blood away from heart. जबकि वेन्स बाय डेफिनेशन ये वो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. एंड कैपिलरीज बेसिकली ये वो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू द वेन्स. एंड देन वी हैव गॉट देयर स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चरली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एंडोथेलियम. एंडोथेलियम इज बेसिकली प्रेजेंट इन द आर्टरीज and it's also present in the veins and the capillaries. So endothelium basically ये innermost layer है. तो ये जो structures हैं इसमें arranged from endothelium to muscle tissue, elastic tissue to connective tissue, ये basically inwards to outwards यहाँ तक ये arranged हैं. ये जो इतने structures हैं ये basically arranged हैं from inwards to outwards, top to bottom ये inwards to outwards arranged है. Anyways, so after endothelium we have got the muscle tissue. अब आप देख सकते हैं कि मसल टिश्यू को आर्टरीज में मैंने 4 प्लसेस के साथ रिप्रेजेंट किया है, जबकि वेन्स में जस्ट 1 प्लस के साथ, और आर्टरीज में ये जो मसल टिश्यू है ये एब्सेंट है. सो इसमें आप देखें कि जो मसल टिश्यू से मुराद यहाँ पे एक्चुअली स्मूथ मसल्स हैं. तो स्मूथ मसल्स का जो कॉन्टेंट है हाई कॉन्टेंट आर्टरीज में प्रेजेंट होगा, तभी इसको 4 प्लसेस के साथ शो किया गया है. और वेन्स में +1 प्लस के साथ शो करने का मकसद ये है कि स्मूथ मसल्स वेन्स की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट तो हैं, लेकिन उनका कंटेंट आर्टरीज की निस्बत बहुत कम है. एंड देन वी हैव गॉट द इलास्टिक टिश्यू. इलास्टिक टिश्यू में भी बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है विद द 4 प्लसेस फॉर आर्टरीज एंड अगेन विद द 1 प्लस फॉर द वेन्स, जिसका ये मतलब है कि आर्टरीज में इलास्टिक टिश्यू का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि वेन्स में इलास्टिक टिश्यू का कंटेंट इसकी निस्बत कहीं कम है, जबकि कैपिलरीज के अंदर ये वैसे ही इलास्टिक टिश्यू एब्सेंट है. अब इलास्टिक टिश्यू के ज़्यादा होने की वजह से ही जो आर्टरीज होती हैं दे आर बेसिकली पल्सेटाइल. ये क्या है? दे आर पल्सेटाइल.
पल्सेटिलिटी से क्या मुराद है? यू सीन हियर कि इलास्टिक कोई चीज़ अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इलास्टिक है तो वो उससे क्या मुराद है? एनीथिंग विच इज़ इलास्टिक, तो जब आप उसको बेंड करेंगे या जब उसके स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी, राइट? तो इसमें अगर फर्ज करें कि हमारे पास आर्टरी, ये आर्टरी है और आर्टरी की वॉल में इलास्टिक टिश्यू है, राइट? जब ब्लड इसमें पंप किया जाएगा तो ब्लड का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वेंट्रिकल्स के लिहाज से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टली जब आएगी तो उस वक्त क्या होगा? ब्लड इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दी आर्टरीज, राइट? अब जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इससे होगा क्या कि इसकी वॉल्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट है वो कोशिश करेगा ये वापस दोबारा कोलैप्स करे। सो प्रेशर की वजह से ये डिस्टेंड हुआ और उसकी अल्टीमेटली इलास्टिक टिश्यू के आर्टरीज के वॉल में प्रेजेंस की वजह से इट वुड टेंड टू कोलैप्स अगेन। सो ये जो सिचुएशन है इससे पल्सेटिलिटी प्रोड्यूस होती है। सो अगर आप अपनी ये पल्स पे हाथ रखें, राइट, अपनी ये रेडियल आर्टरी पे अगर आप हाथ रखें तो आपको ये स्ट्राइकिंग ऐसे कह लें कि पल्स आपको मिल रही है। बेसिकली ये हार्ट के सिस्टली और डायस्टली की वजह से अल्टीमेटली कह लें कि ये वेसल जो है डिस्टेंड हो रही है एंड देन सो हार्ट और उसके बाद फिर इलास्टिक टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से ये वापस कोलैप्स करने की कोशिश कर रही है, राइट? सो दिस इज द पल्सेटिलिटी। और वेन्स में चूंकि जो इलास्टिक टिश्यू का कंटेंट बहुत कम है इसीलिए ये पल्सेटाइल भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जब अगर फर्ज करें कि अगर ये वेन की वॉल है तो अगर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा तो सिंपली ये डिस्टेंड हो जाएगी, इट वुड नॉट टेंड टू कोलैप्स जस्ट एज द आर्टरीज आर डूइंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू। तो ये चूंकि वापस कोलैप्स करने की उस तरह से कोशिश नहीं करेंगी इसीलिए वेन्स जनरली स्पीकिंग पल्सेटाइल नहीं होती, जबकि कैपिलरीज में ऑफ कोर्स ये लेयर्स हैं ही एब्सेंट, खासतौर पर इलास्टिक टिश्यू तो बिल्कुल ही एब्सेंट है। सो पल्सेटिलिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड देन वी हैव गॉट द कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ये सब में प्रेजेंट है। सो इसमें हमने डिस्कस किया इस टेबल में अभी तक कि आर्टरीज और वेन्स में इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स किस तरह से स्ट्रक्चर अरेंज है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम छोटी सी ड्रॉ करता हूँ। सो इनर मोस्ट लेयर जो है आर्टरीज में वो कौन सी होगी या वेन्स में भी, दैट वुड बी द एंडोथेलियम, जबकि आउटर टू द एंडोथेलियम, सो ये हमारे पास एंडोथेलियम है। आउटर टू द एंडोथेलियम व्हाट वी हैव गॉट द मसल टिश्यू जो कि स्मूथ मसल्स हैं बेसिकली, एंड आउटर टू द मसल टिश्यू व्हाट वी हैव गॉट द इलास्टिक लेयर जिसमें इलास्टिक टिश्यू है, एंड आउटर टू दैट वी हैव गॉट द कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। सो अगर फर्स्ट करें कि ये अगर एक ब्लड वेसल है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूंगा तो इसमें सेंटर में ल्यूमेन है और ल्यूमेन को जो लाइन कर रही है दैट इज एंडोथेलियम। आउटर टू द एंडोथेलियम देयर इज द मसल लेयर, आउटर टू मसल लेयर देयर इज द इलास्टिक टिश्यू, एंड आउटर टू द इलास्टिक टिश्यू देयर इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी मेजर लेयर्स यानी कि एंडोथेलियम, मसल लेयर, इलास्टिक टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये आर्टरीज और वेन्स दोनों में प्रेजेंट हैं, जबकि कैपिलरीज में से सिर्फ और सिर्फ जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द एंडोथेलियम एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ ये प्रेजेंट है। यानी कि मसल लेयर और इलास्टिक टिश्यू जो है ये दोनों कैपिलरीज के अंदर एब्सेंट है। और मसल लेयर और इलास्टिक लेयर इन दोनों लेयर्स के बारे में क्या है कि इन दोनों ये जो दोनों लेयर्स हैं ये आर्टरीज में प्रेटी थिक हैं, जबकि वेन्स के अंदर ये लेयर्स बहुत थिन है। ओके, उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं इंटरनल डायमीटर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन वेसल्स में से जनरली सबसे ज्यादा डायमीटर किसका होता है, तो अब ये कह सकते हैं कि वेन्स का डायमीटर सबसे ज्यादा है। सो हम आर्टरीज के बारे में कहते हैं कि इनका जो डायमीटर है, जो इंटरनल या लुमिनल जो डायमीटर है, जिससे मुराद ये ल्यूमेन का डायमीटर है, तो ल्यूमिनल डायमीटर स्मॉलर देन वेन्स है, जबकि वेन्स का जो डायमीटर है दिस इज लार्जर देन आर्टरीज, जबकि कैपिलरीज का जो लुमिनल डायमीटर है ये सबसे कम है। देन इफ यू टॉक अबाउट दी वेल्व्स, तो आर्टरीज में वेल्व्स एब्सेंट हैं, जबकि वेन्स के अंदर वेल्व्स प्रेजेंट हैं और इनका मकसद क्या है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो थ्रू वेन्स, क्योंकि आर्टरीज में तो प्रेशर हाई है, कंटिन्यूसली इट्स पुशिंग द ब्लड फॉरवर्ड्स। सो इन वेन्स वी हैव टू हैव द वेल्व्स सो एज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इस तरह से कैपिलरीज में भी हमें वेल्व्स की खातिर खास जरूरत नहीं है। सो कैपिलरीज में भी ये जो वेल्व्स हैं दे आर एब्सेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ।
इसमें अब देखें, अगर हम गौर करें आर्टरी के स्ट्रक्चर के ऊपर, सो हियर यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी। से अगर ये आर्टरी है, इसको कट करके यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आप देखें कि सबसे अंदर इसका क्या है, लुमेन है, और लुमेन को जो लेयर लाइन कर रही है, लाइक दिस लेयर, राइट, जो लुमेन को जो लेयर लाइन कर रही है, ये क्या है, बेसिकली दिस इज द एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम के बाद जो लेयर है वो अल्टीमेटली ये जो लेयर्स हैं, समझ लें कि ये दो लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इतना सारा एरिया है, और जो कि थिक लेयर है किसकी, स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक फाइबर्स की। और उसके बाद फिर जो आउटर मोस्ट लेयर है, राइट, आउटर मोस्ट जो लेयर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बरक्स आप अगर वेन को देखें तो वेन में भी लेयर्स तो बेसिक सेम है, उसी तरह से इनर मोस्ट ल्यूमेन है, फिर एंडोथेलियम है। फर्क इतना है कि ये जो इलास्टिक टिश्यू की लेयर है और जो कनेक्टिव और इसकी जो स्मूथ मसल्स की लेयर है वो आर्टरीज के मुकाबले में प्रेटी थिन है। और उसके बाद फिर आउटर मोस्ट उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। सो इन लेयर्स के, यानी कि इलास्टिक लेयर और स्मूथ मसल लेयर के थिन होने की वजह से जब वेन खाली होगी तो ये कोलैप्स करने की कोशिश करती है, राइट। सो अगर एक आर्टरी है, फर्ज करें कि ये एक आर्टरी है, तो आर्टरी में अगर ब्लड नहीं भी होगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करेगी, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको शो कर रहा हूं। जबकि अगर एक वेन है तो चूंकि इसके ये क्यों कोलैप्स नहीं करेगी बाय द वे आर्टरी, चूंकि इसकी वॉल्स में थिक इलास्टिक टिश्यू और इसके अलावा स्मूथ मसल लेयर है। लेकिन जो वेन है, अगर वेन खाली होगी इट वुड टेंड टू कोलैप्स। और ये क्यों कोलैप्स करने की इसकी टेंडेंसी होगी, क्योंकि इसकी वॉल्स के अंदर जो लेयर्स हैं, लाइक इलास्टिक टिश्यू एंड द स्मूथ मसल लेयर, राइट, वो थिन है। सो दैट्स वाई जब वेन खाली होगी तो इट वुड टेंड टू कोलैप्स। जबकि अगर आप कैपिलरी पे जरा गौर करें, इट्स कंप्राइज्ड ऑफ ओनली एंड ओनली द एंडोथेलियम, जिसके बाहर फिर क्या है, स्ट्रेट वी हैव गॉट द कनेक्टिव टिश्यू। सो आई होप कि आपने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज ब्लड वेसल्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ एज वेल। सो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक आर्टरी दिखाई गई है जिसमें इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एंडोथेलियम। Outer to endothelium what we have got, the elastic layer, and outer to the elastic layer what we have got, the circular smooth muscle layer, and outer to that what we have got the connective tissue। इसी तरह से अब अगर आप कैपिलरी पे गौर करें तो कैपिलरी में जस्ट एंडोथेलियम है और उसके बाहर फिर कनेक्टिव टिश्यू है एंड नथिंग एल्स इज देयर, यानी कि इलास्टिक लेयर और सर्कुलर स्मूथ मसल दे आर एब्सेंट एक्चुअली इन दी कैपिलरी। देन वी हैव गॉट द वेन। तो वेन में आप देख सकते हैं कि इनर मोस्ट लेयर इसमें भी एंडोथेलियम है, आउटर टू दैट देयर इज इलास्टिक लेयर विच इज थिन एज कंपेयर टू द वन प्रेजेंट इन द आर्टरीज, एंड आउटर टू द इलास्टिक लेयर देयर इज अ स्मूथ मसल लेयर which is again thin as compared to the arteries, and last of all we have got the outermost connective tissue layer। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये वेन थोड़ी सी कोलैप्स्ड आपको नजर आ रही है। रीजन क्या है कि इसके अंदर जो लेयर्स हैं इलास्टिक और स्मूथ मसल लेयर्स, दे आर थिन एंड बिकॉज ऑफ दीज लेयर्स दे टेंड टू कोलैप्स। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं कि वेजोडाइलेशन या वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो अल्टीमेटली बेसिकली ये जो स्मूथ मसल्स हैं, ये जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं आर्टरीज और वेन्स में, जब ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इट वुड लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। और यही स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स करेंगे इट वुड लीड टू द वेजोडाइलेशन, राइट। सो वेजोकंस्ट्रिक्शन और डायलेशन की बेसिस भी आपको समझ में आ गई। अब इसके अलावा ये जो इलास्टिक लेयर प्रेजेंट है, इलास्टिक लेयर जो प्रेजेंट है खास तौर पे आर्टरीज में, जो थिक इलास्टिक लेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से पल्सेटिलिटी होती है। द पल्सेटिलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिक लेयर, जबकि जो वेन्स हैं पल्सेटाइल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक लेयर बहुत ही थिन है। ऑलराइट, now let's discuss rest of the headings in the comparison of different blood vessels। so function के लिहाज से अगर हम बात करें तो first of all हम ये देखते हैं they carry oxygenated blood और the deoxygenated blood। तो इसमें आप देखें कि जो आर्टरीज हैं जनरली स्पीकिंग दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज वन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल, दैट इज द पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी ट्रंक और पुल्मोनरी आर्टरीज ने बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाना होता है। और उसके बाद फिर जो वेन्स हैं जनरली स्पीकिंग दे आर हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट
द पुल्मोनरी वेन, क्योंकि पुल्मोनरी वेन्स ने बेसिकली लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम. So again, pulmonary artery and pulmonary veins, they are major exceptions to the rule. And then capillaries के अंदर जो blood है ये mixed होता है. You can have the oxygenated as well as the deoxygenated blood as well. या to be for further instance, just imagine करें कि अगर हमारे पास ये एक artery है और ये एक capillary है और ये capillary network है और ये vein है. So we have got the artery and the capillary and the vein. तो arteries में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो कैपिलरीज का जो आर्टीरियल हाफ होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड, जबकि इनका जो वीनस हाफ होगा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. सो इसके कैपिलरीज के आर्टीरियल हाफ में ऑक्सीजनेटेड, जबकि वीनस हाफ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. एनीवेज, नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है या नहीं है. तो आर्टरीज और वेन्स की चूंकि वॉल्स थिक हैं, वहां पे न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज नहीं हो सकता. हाँ, कैपिलरीज ही बेसिकली वो वेसल्स हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ने ब्लड से निकल के या सिस्टमिक कैपिलरी से निकल के लाइक सेल्स में जाना है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ने वापस आना है. सिमिलरली ग्लूकोज ने ब्लड से निकल के सेल्स में जाना है और सेल्स के अंदर से जो डिफरेंट वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं मे बी उन्होंने निकल के वापस सिस्टमिक कैपिलरीज में आना है. नेक्स्ट वी हैव गॉट दी ब्लड प्रेशर. तो जनरली स्पीकिंग, arteries they have got the highest blood pressure, and this is a paradox that veins have got the lowest blood pressure. Remember that capillaries में lowest blood pressure नहीं होगा, इनमें blood pressure low होगा. arteries की निस्बत of course low होगा, लेकिन lowest नहीं होगा. lowest blood pressure veins में होता है. इस टॉपिक को हम in detail जाके डिस्कस करेंगे अभी जब हम blood pressure को डिस्कस करेंगे. Then we have got the pulse. तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आर्टरीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू ये पल्सेटाइल है, जबकि वेन्स में और कैपिलरीज में पल्स एब्सेंट होती है. एंड देन वी हैव गॉट द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो. याद रखिएगा कि स्पीड और ब्लड प्रेशर ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये नेसेसरीली पैरेलल नहीं है, राइट. इसको भी आगे चल के हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. बहरहाल, जो आर्टरीज में ब्लड की स्पीड के हवाले से जनरलाइजेशन हमारे पास क्या है? इट डिक्रीजेस फ्रॉम द एओर्टा टू आर्टेरियोल्स. सो जैसे जैसे एओर्टा से आर्टेरियोल्स की तरफ ब्लड ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती है. इसका ये मतलब भी है कि जो हाईएस्ट स्पीड आप एक्सपेक्ट करेंगे वो एओर्टा में एक्सपेक्ट करेंगे, विच इज 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकेंड. सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है वेयर in the circuit in the whole cardiovascular system you will expect the highest speed of the blood flow, best response to this question would be the aorta. और उसके बाद फिर ब्लड जब आर्टरी से कैपिलरीज में जाता है तो कैपिलरीज में इसकी स्पीड स्लोएस्ट है. सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन विच सेगमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स यू वुड एक्सपेक्ट द लोएस्ट स्पीड, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द कैपिलरीज. और उसके बाद फिर वेन्स में बेसिकली जो ब्लड की स्पीड है ये वेन्यूल्स टू वेना केवा ग्रेजुअली इंक्रीज करती है. सो अब ये भी कह सकते हैं कि एओर्टा में हाईएस्ट है, एओर्टा में हाईएस्ट स्पीड है. फिर जैसे जैसे एओर्टा से आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द कैपिलरीज लो स्पीड होती है, कैपिलरीज में लोएस्ट है. कैपिलरीज के बाद दोबारा फिर ये वेन्यूल से जब जैसे जैसे वेना केवा की तरफ जाता है ब्लड तो दोबारा फिर ये स्पीड गेन करता है एंड सो ऑन, राइट. सो ये है अबाउट द स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो. अभी हम स्पीड और ब्लड प्रेशर को आगे चल के एक ग्राफ के मदद से भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर. First of all, I have few questions for you at this stage. A option is aorta, B option is arterioles, C option is capillaries and D option is vena cava. And statement है हमारे पास lowest blood pressure is present in. And the best response to this question, if you're thinking it's capillaries, this is the wrong answer to this question. सबसे कम blood pressure capillaries में नहीं होता, right? And this is a paradox. सबसे कम जो blood pressure होगा वो कहाँ पे होगा? It would be expected in the vena cava. याद रखिएगा कि basically pressure difference determines the flow.
ये एक प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिएगा, इसको आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस भी करते हैं। प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन्स द फ्लो। सो अगर एओर्टा से, अगर फर्ज करें एओर्टा से वेना केवा तक अगर ब्लड ने ट्रेवल करना है तो कॉन्टिन्यूअसली ये हाई से लो ब्लड प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगा। सो अगर मैं ये अस्यूम कर लूं, से मेरे पास एक ओरल आर्टरी है और उसके बाद देन वी हैव गॉट द कैपिलरी एंड देन वी हैव गॉट द वेन। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि कैपिलरी में ब्लड प्रेशर लो है जबकि वेन में एक प्रेशर जो है वो हाई है, तो इसका ये मतलब होगा ब्लड वुड नेवर बी एबल टू ट्रेवल फ्रॉम द कैपिलरीज टू द वेन्स। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यू वुड एक्सपेक्ट द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर इन द वेन्स एंड उसमें भी स्पेसिफिकली वीना केवा में। और ये भी एक जनरलाइजेशन ही है, आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी, आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी उसमें ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एंड कन्वर्सली वेन हार्ट के जितनी करीब होगी उसमें ब्लड प्रेशर उतना कम होगा। सो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एओर्टा में यू वुड एक्सपेक्ट द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर एंड वीना केवा में यू वुड एक्सपेक्ट द लोवेस्ट ब्लड प्रेशर। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप, विच वन हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। सो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप आर्टरी को पिक करेंगे लिस्ट में से और वो भी उस आर्टरी को पिक करेंगे जो कि हार्ट के क्लोजेस्ट है। अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स एंड हाईएस्ट पल्स प्रेशर विल बी फेल्ट इन। तो बेसिकली जो पल्स प्रेशर होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस होता है। सो सिस्टोलिक प्रेशर में से आप डायस्टोलिक प्रेशर निकाल लें, यू गेट द पल्स प्रेशर। बहरहाल जो हाईएस्ट पल्स प्रेशर है ये भी आप एओर्टा में ही इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसको हम आगे चल के ग्राफ की मदद से भी देखते हैं। Then another statement, highest pressure drop। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, highest pressure drop would be across which segment of blood vessels। तो सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप कहां पे होगा, ये आपकी बुक में एक ग्राफ भी बना हुआ है, उस ग्राफ में बड़ा क्लियरली ये शो किया गया है कि सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप कहां पे हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कैपिलरीज करते हैं, लेकिन कैपिलरीज का रॉन्ग आंसर है। बेसिकली सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप उन वेसल्स में होना है जहां पे रेजिस्टेंस हाईएस्ट है, और जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स हैं हमारे पूरे सिस्टम में वो कौन सी हैं, पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, वो है आर्टेरियोल्स। सो यू वुड एक्सपेक्ट द हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द आर्टेरियोल्स। अभी हम आगे चल के इसका ग्राफ भी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। दरअसल ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और हो सकता है कि अभी तक मेरी डिस्कशन से आपको ये भी लग रहा हो कि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दिए, लेकिन मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली इन क्वेश्चंस को आंसर किया है। अभी आगे चल के हम जब ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस की रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, यू विल गेट बेटर आइडिया ऑफ द स्टफ। So another question, difference between systolic and diastolic pressure is called pulse pressure, pulse rate, partial pressure या cardiac output। Best response to this question would be the pulse pressure। तो इसमें जो पल्स रेट, वो पल्स प्रेशर, तो हमने देखा कि सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक को निकाल दें तो वी गेट द पल्स प्रेशर। पल्स रेट क्या है कि हार्ट कितने बीट्स पर मिनट पे एक्चुअली बीट कर रहा है। सो जैसे हमारा जो पल्स रेट है ऑन एवरेज 72 पर मिनट है। और उसके बाद फिर पार्शियल प्रेशर, ऑफ कोर्स ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं अमूमन गैसेस के लिए, जैसे हम ब्लड में ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। एंड कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। बेसिकली कार्डियक आउटपुट क्या है कि हार्ट कितना ब्लड पेरिफेरी में पंप कर रहा है, राइट। सो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये वो वॉल्यूम होता है ब्लड का जो कि एक दफा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, से अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो वॉल्यूम जो कि इसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजना है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि हार्ट जितने रेट पे बीट कर रहा है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। सो कार्डियक आउटपुट ये इन दोनों का की मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलती है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट इज द कार्डियक आउटपुट। इसका ये भी मतलब हुआ अगर दिल ज्यादा जोर से बीट करे और ज्यादा रफ्तार से बीट करे, इन दोनों चीजों से क्या होगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होगी। जैसा कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो होता भी है, थोड़ी सी हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ती है और इसके अलावा हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, जिससे हमारी जो इंक्रीज्ड डिमांड है ब्लड की और न्यूट्रिएंट्स की वो फुलफिल की जाती है। बहरहाल जस्ट एसेसरी डिस्कशन थी। यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दिस इज द पल्स प्रेशर।
एंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर? थर्मोमीटर है, ईसीजी मशीन है, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड द स्टेथोस्कोप। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द स्फिग्मोमैनोमीटर। थर्मोमीटर हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। इस तरह से ईसीजी मशीन जो है ये हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तैयार करने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद फिर जो स्टेथोस्कोप है ये बेसिकली हम ऑस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं, खास तौर पे लंग्स और हार्ट को ऑस्कल्टेट करने के लिए या उनके सुनने के लिए, उनकी साउंड्स को सुनने के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप। Don't join any traditional academy. नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडीकैट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। So now we have got the blood pressure. So first of all, let's define the blood pressure. आप लोगों ने प्रेशर की डेफिनेशन फिजिक्स में भी पढ़ी होगी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो अगर हम ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन हम अगर देखें तो बेसिकली ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? सो नाउ लेट्स ब्रिंग द ब्लड इन। सो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the per unit area of the blood vessels. So blood pressure क्या है? Force exerted by the blood per unit area of the blood vessels. So you seen here. And इसको हम मेजर किस यूनिट में करते हैं? मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में मेजर करते हैं। और ब्लड प्रेशर की जो टाइप्स हैं ग्रॉसरी, इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। सो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है वेसल्स के अंदर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेंट्रिकल्स, राइट। और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेंट्रिकल्स, राइट। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन एवरेज ये 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर ये 180 mm ऑफ मर्करी है। अब पल्स प्रेशर को भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि पल्स प्रेशर बेसिकली क्या है। ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस है, राइट। जस्ट अगर आप अपनी पल्स पे हाथ रखें तो एकदम से आपको आके एक जो कह लें कि आपको अपनी फिंगर्स पे थोड़ा सा रेज महसूस होगा। ये बेसिकली ये कौन सा प्रेशर है जो कि आपकी फिंगर को पल्स से रेज करने की या उठाने की कोशिश करता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। उसके बाद एकदम से इट टेंड्स टू गो बैक, राइट, एंड आपकी जो फिंगर है जो भी अपने पल्स पे प्लेस किया, इट टेंड्स टू गेट डिप्रेस डाउनवर्ड्स। तो ये जो प्रेशर है उस वक्त ये क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर है। सो जस्ट इमेजिन करें अगर फर्ज करें कि हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर अगर हमारे पास है जी से 120, सिस्टोलिक प्रेशर है 120,
राइट, और डायस्टोलिक प्रेशर है 80। तो जो पल्स प्रेशर होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज ऑफ कोर्स 40। सो अगर फर्ज करें कि डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाए, लाइक 80 से ये 70 हो जाए, या जो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, से 120 से ये 130 हो जाए, राइट, इससे क्या होगा, पल्स प्रेशर और भी जो इंक्रीज कर जाएगा, जो पल्स प्रेशर है इट वुड इंक्रीज, राइट। सो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है, चूंकि वो पल्स प्रेशर है, इसका ये भी मतलब होगा कि अब आपको पल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फील होगी, राइट। सो नॉर्मली अगर आपको ये पल्स फील हो रही है, राइट, 120/80 पे, तो अगर पल्स प्रेशर बढ़ता है यानी सिस्टोलिक बढ़ता है या डायस्टोलिक कम होता है, तो इससे आपको बहुत ही प्रोमिनेंट जो पल्स प्रेशर है ये फील होगा, right? So pulse pressure conclusively is equal to systolic pressure minus the diastolic pressure. And next we have got the importance of the blood pressure. तो ये एक प्रिंसिपल है जिसको आपने याद रखना है कि प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन्स द फ्लो, कि हमेशा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो प्रेशर है ये हाई से लो की तरफ कह लें कि ड्राइव करता है ब्लड को, राइट। सो हमेशा ब्लड ने किधर से किधर जाना है, ब्लड विल ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। सो प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन्स द फ्लो। सो इसका मतलब ये होगा कि जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वेंट्रिकल में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, राइट, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, और अल्टीमेटली वहां से भी जो ब्लड है प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करके एओर्टा में और आगे भी फर्दर स्मॉलर आर्टरीज और आर्टेरियोल्स अल्टीमेटली कैपिलरीज में जाएगा, और वहां से भी कैपिलरी से भी कम प्रेशर होगा कहां पे, वेन्यूज में, और फिर स्मॉलर और लार्जर वेन्स में, और अल्टीमेटली वीना केवा में बहुत कम प्रेशर, और उससे भी कम प्रेशर कहां पे होगा, वो होगा मे बी राइट एट्रियम के अंदर, राइट। सो you seen here the pressure difference, it actually determines the flow. So force that keeps the blood flowing from heart to all capillary networks and then ultimately even back to heart. So ये क्या है basically, ये है blood pressure. So remember this principle. Now let's understand the blood pressure with the help of this graph. So first of all, let's focus on the axis. On the x-axis, we have got different segments of the blood vessels. For example, we have got the aorta, and then we have got the arteries, and after arteries we have got the arterioles, and then the capillaries, and then the venules, then we have got the veins and the vena cava. Of course, the blood to this aorta, this is coming from the left ventricle, and similarly the blood from this vena cava is actually going to the right atrium. So अब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ जो ट्रेवलिंग है ब्लड की वो दिखाई गई है, और जो प्रेशर है उसको कोरिलेट किया गया है, अल्टीमेटली प्रेशर को एंटिसिपेट किया गया है। सो इसमें आप देखें वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप गौर करें, ऑन द वाई एक्सिस यू सीन हियर you got the blood pressure. So इसमें y-axis में से यहाँ पे हमारे पास से 0 ब्लड प्रेशर है, mm of mercury 40, 60, 80, 100 and 120. So इसमें आप देख सकते हैं कि एओर्टा में हाईएस्ट आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मिल रहा है, दैट इज 120, और इवन डायस्टोलिक प्रेशर भी हाईएस्ट है, दैट इज 80. सो एओर्टा के अंदर जो ब्लड प्रेशर है ये कितना है, दिस इज 120/80, 120 सिस्टोलिक एंड द 80 डायस्टोलिक। और ये जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है इसको हम बोल रहे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिफरेंस, ये क्या है, दिस इज द पल्स प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का जो मीन है इसको हम बोलते हैं कि मीन आर्टेरियल प्रेशर। सो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, बेसिकली सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 2. सो ग्रॉसली ये मीन आर्टेरियल प्रेशर है। ये 100% प्रिसाइज इक्वेशन नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, ये डिस्कशन हमारे एग्जाम के स्कोप से बियॉन्ड है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। सो आप देख सकते हैं कि जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है ये अप्रोक्सीमेटली 100 है इन द एओर्टा। और उसके बाद फिर जब एओर्टा से आर्टरीज में जब जा रहा है ब्लड, तो ओवरऑल आप देखें कि सिस्टोलिक प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है, सो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है। और उसके बाद आप गौर करें कि आर्टेरियोल्स के अगेंस्ट जब आर्टेरियोल्स में से ब्लड गुजर रहा है, आर्टेरियोल्स में से जब ब्लड गुजर रहा है, तो इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ये रिमार्केबली ड्रॉप हुए हैं। इसका ये भी मतलब हुआ कि आर्टेरियोल्स बेसिकली दीज आर दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स, ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं
और इसकी क्या वजह है? आर्टेरियोल्स क्यों हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं? नंबर 1 बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ द स्मूथ मसल्स देयर, and secondly because of smooth muscles, and secondly because of the extensive branching. बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है। से अगर ये एक आर्टेरियोल है, इसके बाद आगे फिर इसकी ब्रांचिंग से फर्दर यू गेट द आर्टेरियोल्स, सो हर ब्रांचिंग पॉइंट पे ब्लड जो है उसके टर्बुलेंस के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई ब्रांचिंग की वजह से भी जो रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज होती है। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा? एओर्टा में। हाईएस्ट प्रेशर ड्रॉप कहाँ पे होगा? आर्टेरियोल्स के अक्रॉस, क्योंकि ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिस बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी पैसेजेस में से हाईएस्ट रेजिस्टेंस सेगमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर आप देखें कि आर्टेरियोल से कैपिलरीज की तरफ जब हम आ रहे हैं ब्लड प्रेशर और कम हो रहा है, फिर वेन्यूल्स की तरफ और कम, और इवन उसके बाद फिर वेन्स, और सबसे कम ब्लड प्रेशर आपको कहां पे मिल रहा है? इन द वेना केवा। सो अगर हम मीन आर्टेरियल प्रेशर की बात करें, आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट मीन आर्टेरियल प्रेशर कहां पे है? एओर्टा में, और लोएस्ट मीन आर्टेरियल प्रेशर कहां पे है? वेना केवा में। अगर आप हार्ट चेंबर्स को भी इंक्लूड करें तो हाईएस्ट प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रेशर अगर आप किसी जगह पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे कम जो ब्लड प्रेशर आप कहीं पे अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज इन द राइट एट्रियम। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि हाई से लो प्रेशर की तरफ कॉन्टिन्यूअसली ब्लड जो है ये फ्लो कर रहा है। सो रिमेंबर, प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन्स द फ्लो। और पल्स प्रेशर हाईएस्ट जो है आपको वो भी फिर कहां पे मिला? एओर्टा के अंदर मिला, राइट। और इसके अलावा एक और प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी, लाइक एओर्टा जैसे हार्ट के बिल्कुल करीब है, और वेन आर्टरी जितनी करीब होगी उतना प्रेशर उसमें ज्यादा होगा, और वेन हार्ट से जितनी करीब होगी उतना उसमें प्रेशर कम होगा। एओर्टा में हाईएस्ट प्रेशर और वीना केवा में लोएस्ट प्रेशर। यहां से एक्सप्लेन हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस सबसेक्शन first of all we discussed in detail the comparison of blood vessels. Secondly, we talked about the blood pressure, and now we are going to conclude our discussion with this particular subsection by discussing the rate of blood flow. I have got few questions for you. A option is aorta, B option is arterioles, C option is capillaries, and D option is vena cava. And the first statement is blood travels with lowest velocity while passing through. यहाँ पे कीवर्ड क्या है? lowest velocity, कि इन वेसल्स में से किस में से गुजरते हुए ब्लड की वेलोसिटी या इसकी रफ्तार लोवेस्ट होगी, सबसे कम होगी। एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कैपिलरीज। And then we have got another statement, the highest total cross-sectional area is exhibited by. If you are thinking aorta as answer to this question or the vena cava, you are thinking on the wrong lines. And same for the arterioles. The best response to this question is capillaries. इस statement में जो keyword है that is total. तो अगर आप aorta का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया लें और सारी बॉडी के आर्टेरियोल्स का टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया लें और सारी बॉडी की कैपिलरीज का और इसी तरह से जो वीना केवा है इनके अगर आप टोटल क्रॉस सेक्शनल एरियाज लें तो सबसे ज्यादा आपको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल मिलेगा वो कैपिलरीज का मिलेगा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड the trend of the cross sectional area and the velocity along different segments of the blood vessels. हमने पहले ब्लड प्रेशर के ग्राफ को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरह से जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं ओवरऑल ये अरेंज्ड हैं इन आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लाइक हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा था टू एओर्टा, वहां से ब्लड जा रहा था इनटू द arteries and then the arterioles and then the capillaries and then the venules and then veins and then at last it was entering into the vena cava और vena cava से again back to heart. So हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जब एओर्टा से वीना केवा की तरफ ब्लड ट्रेवल करता है तो ग्रेजुअली जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है ये रिड्यूस होता है। सो हमने हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कहाँ पे डिस्कस किया था? हाईएस्ट ब्लड प्रेशर था एट द लेवल ऑफ एओर्टा एंड द लोएस्ट जो ब्लड प्रेशर था दैट वाज एट द लेवल ऑफ द वीना केवा।
तो हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन्स द फ्लो। तो कंटिन्यूअसली चूंकि एओर्टा से वीना केवा की तरफ जो ब्लड है ये फ्लो कर रहा है, तो अब ये कह लें कि जो प्रेशर डिफरेंस है वही फ्लो को डिटरमिन करता है, राइट। So that's why you seen here aorta is the highest, is the vessel with highest blood pressure, vena cava is the vessel with the lowest blood pressure. अब हम फोकस करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और ब्लड की वेलोसिटी के ऊपर। अगेन इस फोटोग्राफ के भी दो हाफ्स हैं। इसमें अपर हाफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द एओर्टा and aorta is draining into the arteries, and then arteries are draining into the arterioles, arterioles are draining into the capillaries, and then the capillaries are draining into the venules, venules are draining into the veins, and then the veins are draining into the vena cava. तो इसमें अब हम सबसे पहले फोकस करते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो इसमें ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, राइट, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ ब्लड as it is traveling through the cardiovascular system. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट वेलोसिटी है ब्लड की वो आप कहाँ पे देख रहे हैं, एट द लेवल ऑफ एओर्टा। क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ब्लड की गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड में। सो यू सीन हियर अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी है एट द लेवल ऑफ एओर्टा। सो आप ये भी कह सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा इनटू द एओर्टा उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है विच इज अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे जैसे ब्लड ट्रेवल करेगा फ्रॉम द एओर्टा to the arteries, from arteries to the arterioles, right, and then from arterioles to the capillaries, gradually its velocity is decreasing. इसकी velocity decrease हो रही है and it becomes minimum at the level of the capillaries, and there is a rationale for having this much low velocity of blood at the level of capillaries. कि capillaries के level पे इतनी कम velocity होने का फायदा ये है, it would allow enough time for the exchange of materials. Anyways, जब कैपिलरीज से उसके बाद फिर ब्लड एंटर होता है into the venules, and venules से जब वो जाता है into the larger veins and ultimately to the vena cava, it's actually gaining velocity again. इसकी रफ्तार दोबारा फिर ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है एंड वेन्स की हद तक ये जाके मैक्सिमम हो जाती है एट द लेवल ऑफ विना केवा। लेकिन ये जितनी भी ज़्यादा हो, इट कैन नेवर एक्चुअली रीच द सेम लेवल एज इट वाज इन द एओर्टा। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टरी में आप हाईएस्ट वेलोसिटी एक्सपेक्ट करेंगे ब्लड की, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द एओर्टा। एंड किस ब्लड वेसल में या किन ब्लड वेसल्स में आप लोएस्ट वेलोसिटी एक्सपेक्ट करेंगे ब्लड की, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द कैपिलरीज। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आर्टरी हार्ट के जितनी क्लोज होगी उतनी उसमें खून की रफ्तार तेज होगी, राइट। और इसी तरह से इवन वेन, वो भी जितनी हार्ट के क्लोज होगी उतनी उसमें खून की रफ्तार भी तेज होगी, राइट। हमने पहले एक जनरलाइजेशन को डिस्कस किया था फॉर द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी उतना उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि वेन हार्ट के जितनी करीब होगी उतना उसमें ब्लड प्रेशर कम होगा। लेकिन यहां पे ट्रेंड डिफरेंट है वेलोसिटी के सेंस में, आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी उतनी उसमें ब्लड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, राइट। एंड सिमिलरली जो वेन है वो भी हार्ट के जितनी करीब होगी उतनी उसमें ब्लड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यू कैन से। Then after velocity we have got the graph of the cross sectional area. अब अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया के ग्राफ पे फोकस करें तो यू सीन हियर कि जो एओर्टा के लेवल पे बहुत ही मिनिमल सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड देन एओर्टा से ऑनवर्ड्स व्हेन वी गो टू द आर्टरीज एंड देन टू द आर्टेरियोल्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया इट्स इंक्रीजिंग एंड एट द लेवल ऑफ द कैपिलरीज इट बिकम्स मैक्सिमम। कैपिलरीज के लेवल पे
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैक्सिमम हो जाता है, और वहाँ से ऑनवर्ड्स फिर आगे वेन्यूल्स एंड वेन्स और ग्रेजुअली वीना केवा में जाके दोबारा फिर मिनिमल लेवल पे चला जाता है। सो हम ये पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज यू वुड एक्सपेक्ट द हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड इसकी भी रीज़न है, ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना अगर ज़्यादा होगा, ultimately it would allow enough it would actually avail enough area for the exchange of the materials, right? So इसकी reason भी है, that's why you seen here कि जो cross section area है at the level of capillaries वो minimum है। So अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के हवाले से भी जो जनरलाइजेशन है वो क्या है कि आर्टरी हार्ट के जितनी करीब होगी उतना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। आर्टरीज ओवरऑल अगर हम कलेक्टिवली कहें कि लाइक हम जिस भी सेगमेंट की बात करें, हम टोटल की बात कर रहे हैं, लाइक एओर्टा आगे फिर जितने भी आर्टरीज में ब्रेक हुई हम उन सारी आर्टरीज के एरियाज को इकट्ठा करें, फिर उसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जैसे जैसे हार्ट से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हार्ट से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो एरिया है वो अब ये कह लें कि जैसे जैसे हार्ट से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है और वो मैक्सिमम हो जाता है कैपिलरीज पे जाके, और कैपिलरीज से उसके बाद फिर जैसे जैसे हार्ट के करीब जा रहे हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन ग्रेजुअली वो फिर डिक्रीज हो रहा है। So that's all about the blood vessels. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल क्या है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से
आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूं या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूं, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीका का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें 1-2 वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।